नमस्कार मित्रों। शारीरिक शिक्षा नेट दिल्ली, हरियाणा, यूपी, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम जो हम लोगों ने चलाया हुआ है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम लोग संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी संदर्भ में टेस्ट सीरीज 8 पार्ट 2 आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वहां जाने के बाद ऑल का बटन सेलेक्ट करें। जिससे होगा क्या, मैं अगली बार जब भी कोई वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आऊंगा तो मेरे वीडियो अपलोड करते ही उसका मैसेज तुरंत प्रभाव से आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और आपको नए वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से कोई भी विषय ट्रेंडिंग में आता है, जिससे जब भी हम लोग YouTube के ऊपर सर्च करते हैं तो उस विषय से जुड़े हुए 50 और लेक्चर्स हमारे सामने उपलब्ध होंगे। साथ ही इसे शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपके मेरे जैसे किसी और भाई का भला होगा और वह हमें दुआएं देगा। तो मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम एंटायर सिलेबस को कवर कराते हुए चल रहे हैं, जिसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा, आप लोग क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये सीख जाएंगे। दूसरा फायदा, आपके पास 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज होगी जो आपके मोबाइल के अंदर बिल्कुल सेव होगी। और तीसरा फायदा, 3 गुना ज्यादा सिलेबस इसके अंदर हम लोग कवर करा रहे हैं। एक एक प्रश्न की व्याख्या करते हुए आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस को 3 बार हम लोग कवर करा रहे हैं, जिससे आपका 3 गुना फायदा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 6, टेस्ट पेपर 7 भाग 2, मांसपेशी का कौन सा भाग कार्यकी में बैली भी कहलाता है। समझिएगा इस चीज को, यहीं रोक रहा हूं आपको। मांसपेशी का कौन सा भाग कार्यकी, कार्यकी का मतलब होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में बैली भी कहलाता है। यहां इसने इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया। मैं इस प्रश्न को आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसके उत्तर समझिए। इंसर्शन, ओरिजिन, क्रॉस सेक्शन, मध्य। तो देखिए, मैं पहले इसे स्पष्ट कर दूं। इसने फिजियोलॉजी की बात करी है। फिजियोलॉजी के अंदर इसने एक शब्द लाया है बेली, और इसने ऑप्शन में 4 उत्तर दे दिए हैं। इंसर्शन का मतलब होता है मांसपेशी जहां से प्रवेश करती है। मान लीजिए मैं मेरी बाइसेप्स की बात करूं तो मेरी बाइसेप्स का इंसर्शन कंधे से होगा। और नंबर 2, ओरिजिन, मेरी बाइसेप्स का ओरिजिन कोहनी के जोड़ पर होगा। मांसपेशी जहां से पैदा होती है और जहां खत्म होती है। देखिए, प्रत्येक मांसपेशी की एक विशेषता होती है। मांसपेशी का अंतिम भाग टेंडन कहलाता है, और यह टेंडन क्या काम करता है, मांसपेशी को एक हड्डी से ले जाकर, देखिए यहां तक कौन सी हड्डी है, ह्यूमस, यहां आ गई है रेडियस अल्ना। तो ये मांसपेशी बाइसेप्स कोहनी के जोड़ से शुरू होकर फीमर हड्डी को पार कर कर कोहनी के जोड़ को पार करके रेडियस और अल्ना के ऊपर जाकर फिक्स हो जाएगी। यह इंसर्शन यहां से पैदा हुई, यह ओरिजिन यहां, मैं सॉरी उल्टा बोल गया, थोड़ा समझिएगा। ओरिजिन जहां से पैदा होना, यह ओरिजिन, यह इंसर्शन। शब्दों को घुमाइएगा थोड़ा, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला, माफी चाहता हूं। क्योंकि जब मैं लेक्चर्स लेता हूं तो मेरे पास किसी भी प्रकार की सहायक अध्ययन सामग्री नहीं होती है। मैं पूर्व अध्ययन कर कर एक एक प्रश्न को तैयार करता हूं और आपके सामने बिना किसी कॉपी किताब की मदद के प्रस्तुत होता हूं। यह एक तरह से लाइव सेशन जैसा ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो भी चीज है उसको मैं आपके सामने पुटअप कर दूं। तो फिर से चेंज कीजिएगा, जहां से पैदा हुई ओरिजिन, जहां घुसी इंसर्शन। बाइसेप्स कहां से पैदा हुई, मैंने चेंज किया। मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, माफ कर देना। कैसे करोगे माफ, एक लाइक ठोक दो, एक लाइक, माफी हो गई। यहां से पैदा हुई ओरिजिन, बाइसेप्स कोहनी के जोड़ को पार करते हुए टेंडन के माध्यम से रेडियस और अल्ना से जुड़ गई। ये हो गया उसका इंसर्शन। मांसपेशी का ओरिजिन और इंसर्शन, मांसपेशी जहां से पैदा होती है ओरिजिन, और दूसरे जोड़ को पार करते हुए हड्डी से जुड़ जाती है, वह उसका इंसर्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर की प्रत्येक मांसपेशी सदैव एक हड्डी से पैदा होती है, एक जोड़ को पार करते हुए दूसरी हड्डी से जाकर जुड़ती है। इसी वजह से हमारे शरीर में मांसपेशियों के द्वारा गमन हो पाता है। स्पष्ट कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। मांसपेशी एक हड्डी से पैदा होती है, ह्यूमस से पैदा हुई, एक दूसरे जोड़ को पार करते हुए अगली हड्डी से जाकर मिल जाती है।
ह्यूमस से पैदा हुई, कोहनी के जोड़ को पार किया, रेडियस अल्ना से जाकर मिल गई। ये मांसपेशियों का विशेष गुण होता है। तो दो चीजें हो गई। फिर आता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कहते हैं एक मांसपेशी और दूसरी मांसपेशी, देखिए मेरे हाथ की ये पांचों उंगलियां हैं, अभी ये सेपरेट हैं, अभी एक दूसरे के अंदर फंस गई, इसे क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। अब देखो, अगर मैं वॉलीबॉल खेलूंगा, एक हाथ से मैं मुक्का मारता हूं शूटिंग बॉल के अंदर, पावर कम जाती है। दोनों हाथों को जब मैंने क्रॉस सेक्शन करके मिला लिया तो मेरी पावर ज्यादा जाती है। महसूस किया आपने? एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी, एक लकड़ी होती है तोड़ना आसान, 2 3 4 5 10 लकड़ियों का जब बंडल बन जाता है तो तोड़ना मुश्किल। यही मांसपेशियों का विशेष गुण होता है। मांसपेशियां आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो जाती है, बंध जाती है, जिससे उनमें बल पैदा करने की ताकत 4 गुना ज्यादा हो जाती है। यही मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक हाथ से वॉलीबॉल शूटिंग बॉल नहीं मार पाओगे, दोनों हाथ क्रॉस किया इजीली मार पाओगे। तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। और चौथा ऑप्शन आता है मध्य, मांसपेशी का मध्य भाग। देखिए मध्य भाग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बाइसेप्स का बताया था, बाइसेप्स का ये ओरिजिन कंधा, ये बाइसेप्स का इंसर्शन, ये उसका मध्य भाग। देखिए ये मध्य भाग दिख रहा है आपको, ये बीच का भाग मध्य भाग हो गया। ठीक है, अब कार्यकी में बैली शब्द का क्या मतलब है, प्रश्न के ऊपर आइए। तो बैली, अब आप समझिए बैली को जोड़िए हमारे शरीर से। इसने मांसपेशी की आकृति की बात करी है कि मांसपेशी का जो ओरिजिन है वो उसका सर है, इंसर्शन उसके पैर है, क्रॉस सेक्शन उसके हाथ और पैर है, और जब मैं बात करूं मध्य भाग उसका पेट है। उत्तर आप समझ गए होंगे कि मांसपेशी का कौन सा भाग कार्यकी में बैली कहलाता है, उसका मिडिल पोर्शन कहलाता है। लेकिन वो कैसे कहलाता है मैं भी स्पष्ट कर देता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ एक मसल के 2 वीडियोज हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। इन दोनों मसल्स के वीडियोज को देखते हुए आप थोड़ा सा समझिए। देखिए ये मांसपेशी, पहले जिसके ऊपर मसल लिखा हुआ है उसके ऊपर आप आइए। यह क्या इंगित कर रहा है, एक मांसपेशी के कुछ भाग होते हैं। जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल, देखिए मसल एक मसल नहीं होती है, मसल बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बनती है। अब प्रत्येक फाइबर के ऊपर जब एक परत की बात करते हैं तो वह सार्कोलीमा, बहुत सारे टेंडन्स या बहुत सारे फाइबर्स मिलकर एक मसल का निर्माण करते हैं। तो देखिए मसल्स, फिर से आप इस चीज को समझिएगा कि मांसपेशी एक नहीं होती है, मांसपेशी बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बनती है। तो फाइबर्स से मिलकर बनती है तो ये मसल का बंडल या मसल सेल बंडल कहलाता है। तो प्रत्येक फाइबर भी, फाइबर अकेला नहीं होता है, फाइबर के अंदर भी मांसपेशियों की बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। तो देखिए मांसपेशी का, अब दूसरे चित्र के ऊपर आइए। मांसपेशी जब मूवमेंट करती है तो मांसपेशी का जो मध्य भाग होता है, या मांसपेशी जब मूवमेंट करती है, मूवमेंट करने के लिए मांसपेशी को अनिवार्यतः छोटा होना पड़ता है। उसका यह छोटा होना हमारे शरीर में जिस तरह से पेट का मोटा होना होता है वह बन जाता है। मांसपेशी का गुण होता है, मांसपेशी अनिवार्यतः छोटा होकर बल पैदा करती है। कोई भी मांसपेशी काम शुरू करने के लिए अनिवार्यतः छोटा होगी तभी काम शुरू होगा, इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। प्राइम मूवर कहते हैं इसे। कोई भी शरीर की मांसपेशी अगर काम करेगी तो उसे छोटा होना पड़ेगा। पैर को ऊपर उठाएंगे तो पिंडली की मसल छोटी होगी, हाथ को ऊपर उठाएंगे इस तरह से तो बाइसेप्स की मसल छोटी होगी, वापस लेके जाएंगे तो देखिए ट्राइसेप्स छोटी होगी, गर्दन को आगे लटकाएंगे तो ये गर्दन की आगे की मांसपेशियां छोटी होगी, पीछे लेके जाएंगे तो पीछे की मांसपेशियां छोटी होंगी। जिस हिस्से का काम होता है वहां की मांसपेशियों को अनिवार्यतः छोटा होना पड़ता है, छोटा होकर वो मोटी हो जाती है। जिससे न्यूटन ने एक शब्द खोजा था कि मोटा होकर, देखिए जैसे बाइसेप्स कैसी लग रही है, स्किन के नीचे छोटे से चूहे जैसी, तो इसी से उसने लैटिन भाषा में चूहे को मस्कुला कहा, मस्कुला से शब्द बना मस्कुलस, मस्कुला से शब्द बना मसल्स। तो मांसपेशी का मध्य भाग बैली कहलाता है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने न केवल इस प्रश्न को समझा होगा अपितु मांसपेशी को 20% भी आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। यहाँ उसने मांसपेशी के धड़, पैर, पेट इस तरह से बात करी है, तो हमने मांसपेशी का मध्य भाग आपके सामने एलोबरेट कर दिया बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न यह रिक्रिएशन की यूनिट से उठाया गया है, जहां पर आप लोगों ने खेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और खेल का मतलब प्ले। और प्रश्न पढ़िए, खेल क्या है, इतना सा इसने पूछा खेल क्या है। तो देखिए 3 चीजें हैं, पहले उनको स्पष्ट कर लें हम लोग। प्ले, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। प्ले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अगर इस परिभाषा को आप समझ गए, प्ले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो आप कभी जीवन में ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहले प्ले का अर्थ क्या होता है।
प्ले का अर्थ होता है द एक्टिविटी डन फॉर प्लीजर। खुशी के लिए कोई भी एक्टिविटी की जाए वो प्ले कहलाती है। मेरे ख्याल से यहां आप इस प्रश्न को क्रैक कर देंगे। गेम्स, द एक्टिविटी डन अंडर सम कंडीशंस। जब कोई खेल जैसी क्रिया कुछ कंडीशंस के अंदर की जाए, कंडीशन कि साहब रिंग फेंकनी है और उसी टारगेट के अंदर जाए, कंडीशन कि बॉल थ्रो करनी है और खंबे के ऊपर ही लगे, तो वह गेम्स कहलाती है। द एक्टिविटी डन अंडर सम कंडीशंस, ऐसी कोई क्रिया जो कुछ निश्चित परिधियों के तहत की जाए वह गेम्स कहलाती है। अब हम कहते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, व्हाट इज स्पोर्ट्स? द व्हेन द गेम्स प्लेज अंडर सम सर्टिफाइड लॉज और रूल्स। जब खेल कुछ निश्चित कानून और नियमों के तहत खेले जाते हैं तो वह स्पोर्ट्स कहलाते हैं। प्ले, गेम्स और स्पोर्ट्स की परिभाषा आप समझ गए होंगे। प्ले, द एक्टिविटी डन फॉर प्लीजर, खुशी के लिए की जाने वाली एक्टिविटी। जब मैं बात करूं गेम्स, द एक्टिविटी डन अंडर सम कंडीशंस, कुछ निश्चित नियमों के तहत या मैं कहूं परिधियों के तहत की जाने वाली क्रिया। और स्पोर्ट्स, जब निश्चित सर्टिफाइड लॉज रूल्स के तहत, जैसे हॉकी के रूल्स, फुटबॉल के रूल्स लॉज के तहत हम लोग गेम्स को खेलें तो वह स्पोर्ट्स कहलाता है। तो अब आइए वापस प्रश्न के ऊपर कि खेल क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति, स्वयं की उपलब्धता, मनोवृत्ति, शारीरिक क्रिया। तो देखिए सबसे पहले मैं खेल की परिभाषा स्पष्ट कर दूं आपके सामने। और खेल का एक प्रश्न जो हजारों बार एग्जाम के अंदर आता है, आपको वह भी पता होना चाहिए। खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है। शब्दों पे गौर करना, खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, मतलब सउद्देश्य नहीं है। खेल का कोई उद्देश्य नहीं है। खेल का मतलब खेलना है। अब आप इन डायग्राम्स के ऊपर आ जाइए। 3 डायग्राम्स के अंदर 3 बच्चे खेल रहे हैं। क्या किसी डायग्राम के अंदर उनके ऊपर कोई पाबंदी है? नहीं है। उसको जैसे एंजॉयमेंट आ रहा है वैसे वह एंजॉयमेंट कर रहा है। तो पहली बात आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है कि खेल स्वच्छंद प्रवृत्ति है, मतलब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, उस खेल में खेलने में मुझे मजा आएगा। ऑप्शन 2, स्वयं की उपलब्धता। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक सा लग रहा है कि जब तक मैं उपलब्ध ही नहीं हूं खेल के लिए, मैं खेलना पसंद ही नहीं करूंगा, तो मुझे कोई खेल कैसे खिला लेगा। लेकिन देखिए ये बात कर रहा है खेल क्या है, आप उपलब्ध नहीं है तो मत खेलिए, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। मनोवृत्ति, एटीट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड जो है वो व्यक्तित्व की परिभाषा में आता है, व्यक्तिगत लक्षण को दर्शाता है, व्यक्तिगत गुण को दर्शाता है, गंभीरता की प्रक्रिया को दर्शाता है। हमने अभी क्या पढ़ा? खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, खेल केवल खेल है। प्ले इज लाइफ, जॉन डीवी ने कहा था प्ले इज लाइफ, खेल ही जीवन है। तो इसका मतलब खेल में गंभीरता की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, और इसका मतलब मनोवृत्ति भी गलत है। शारीरिक क्रिया, यह भी थोड़ा ठीक हो सकता है, क्योंकि देखिए तीनों डायग्राम्स के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, शारीरिक क्रिया कर रहा है। बिल्कुल मैंने माना इस चीज को कि वो शारीरिक क्रिया कर रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। वो शारीरिक क्रिया तो कर रहा है, लेकिन खेल के अंदर एक चीज आती है ताश, म्यूजिक सुनना, इसे खेल के प्रकार ही कहा गया है। खेल का मतलब है अपने मन के अनुसार क्रिया जिससे आपको मनवांछित खुशी मिले, क्योंकि खेल निरुद्देश्य क्रिया है। तो ताश खेलना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, म्यूजिक सुनना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्वच्छंद प्रवृत्ति, जिसके अंदर व्यक्ति स्वच्छंदता के साथ, आराम से, आत्मीयता के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। खेल खेल ही है, खेल खेल है, मतलब खेल मनोरंजन है, गंभीर प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 8, खेल भावना है। और देखिए खेल भावना, बस इतना ही रोक दिया इसने। 4 ऑप्शन दिए नीचे, फेयर प्ले, सहानुभूति वाला व्यवहार, स्पोर्ट्स एथिक्स और जीत की कामना। तो देखिए खेल भावना क्या है, 2 शब्द आते हैं, फेयर प्ले और स्पोर्ट्स एथिक्स। इन दोनों का मतलब एक जैसा है। मैं इसको अभी आपको समझाता हूं। पहले फेयर प्ले को आप समझिए। फेयर प्ले किसे कहते हैं? फेयर प्ले कहा जाता है किसी प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों का पालन करने वाली टीम, जो निर्धारित नियमों का पालन, मान लीजिए मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मेरी टीम ने कम से कम फाउल किए, हार या जीत कुछ भी हो, क्योंकि फाउल्स के ऊपर कार्ड देकर पनिशमेंट किया जाता है। तो जिस टीम को पनिशमेंट हम सबसे कम से कम मिलता है उसे फेयर प्ले ट्रॉफी विजेता कहा जाता है। भले ही चाहे वो टूर्नामेंट में हारी हो और चाहे जीती हो, लेकिन जिस टीम के सबसे कम फाउल एक टूर्नामेंट के अंदर कमिट होते हैं, इसे फेयर प्ले कहा जाता है। तो फेयर प्ले की सभी टीमों से आकांक्षा की जाती है कि यह होना चाहिए। लेकिन देखिए जीतने के लिए
सभी टीमें फेयर प्ले के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे फाउल हो जाते हैं जो कि मैं चाह नहीं रहा हूं उसके बाद भी हो गए हैं, तो ये फेयर प्ले के अंदर नहीं आता कि भाई मैंने ना चाहते हुए भी फाउल कर दिया, तो फाउल कर दिया तो काउंट तो होगा, तो काउंट होगा तो इसका मतलब फेयर प्ले के अंदर आपके नंबर कट गए। तो इस चीज को आप समझिए। अभी हम खेल भावना को क्लियर करेंगे। दूसरा ये कह रहा है सहानुभूति वाला व्यवहार। देखिए बहुत अच्छी बात है, सहानुभूति वाला व्यवहार सभी के पास होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जब सहानुभूति वाले व्यवहार की बात आती है तो सहानुभूति का मतलब लिया जाता है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी दो शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? दो शब्दों को समझिए, एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी शब्द का मतलब है संवेदना। संवेदना का मतलब है किसी की मौत हो गई, हम लोग रोने लगते हैं, आंसू बहाते हैं, ये संवेदना कहलाता है। ठीक है, किसी के चोट लगी और हमने उसको कहा ओहो सॉरी सॉरी उसके चोट लग गई बहुत ज्यादा, ये सहानुभूति है। अब आइए एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? टू फील एज लाइक अदर्स। एम्पैथी मतलब जैसा और फील करता है, दूसरा फील करता है, दूसरा रो रहा है तो मैं भी रो, दूसरे की चोट लगी तो मेरे भी लगी, दूसरा नहीं सो रहा तो मैं भी नहीं। अब खेल के अंदर तो ये चीज नहीं होती है। खेल के अंदर तो एक ही चीज होती है, विन टू विन ईगर, जीतने की इच्छा। तो आप लोग सिंपैथी रख सकते हैं लेकिन एम्पैथी नहीं रख सकते। अच्छा सिंपैथी भी रखेंगे, दूसरे के चोट लग गई तो आप बैठकर रोएंगे नहीं। खेल के अंदर ये कहा जाता है ओके सॉरी और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो सहानुभूति वाला व्यवहार होना बहुत जरूरी है, लेकिन खेल की भावना ये नहीं कहती कि सहानुभूति की वजह से आप जीतने की इच्छा ही अपने अंदर छोड़ दें। तो इस चीज को भी हमें क्लियर कर लेना है। तीसरी चीज आती है स्पोर्ट्स एथिक्स, और इसके नीचे ऑप्शन है जीत की कामना। तो देखिए जीत की कामना सभी लोग करते हैं। जीत की कामना विन टू विन ईगर कहलाती है। अगर निर्धारित नियमों के तहत हम खेलते हैं तो जीत की कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, तो यह भी खेल भावना तो हो सकती है। अब देखिए स्पोर्ट्स एथिक्स, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दो डायग्राम आप देख पा रहे हैं। पहला डायग्राम ऊपर फुटबॉल खेल के अंदर एक खिलाड़ी नीचे गिरा है। अब हो सकता है कि जो नीचे खिलाड़ी गिरा है वो जानबूझकर गलत व्यवहार कर रहा हो, गलत मीन्स नाटक कर रहा हो, लेकिन पब्लिक की नजरों के अंदर जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है, जिसने उसको पुश किया है, वह आया। अब लोगों की गलत भावना किसके प्रति बनेगी? जिस खिलाड़ी ने उसको खड़ा तो कर दिया लेकिन धक्का दे दिया, तो रेफरी ऐसे व्यक्ति को पनिश करेगा। दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स एथिक्स। एथिक्स का मतलब आचरण। आप लाखों लोगों की नजरों में हो, लाखों लोगों की नजरों में। याद कीजिए सन 2002 का वर्ल्ड कप फुटबॉल, जिनेडिन जिडान नाम का एक खिलाड़ी था। इटली से फ्रांस का मैच चल रहा था और इटली के एक डिफेंडर ने बार बार उसको मां बहन की गालियां दी। जिनेडिन जिडान ने 100 से ज्यादा गालियां सुनने के बाद उसकी छाती पर अपने सर से टक्कर मारी। जिनेडिन जिडान का यह कृत्य सारी दुनिया ने देखा, रेफरी ने देखा, उसको इमीडिएट रेड कार्ड दे दिया। अब यह थोड़ी पता है कि जिनेडिन जिडान को उसने मन मन में या पास जाकर कितनी गालियां दी। यही स्पोर्ट्स एथिक्स कहलाता है कि लाखों लोगों के सामने आपका आचरण कैसा जा रहा है। यही खेल की भावना है। हमारा आचरण लोगों के सामने एक आइडियल पर्सनैलिटी के रूप में जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, सब लोग चाहते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर जैसा बने। अब सचिन तेंदुलकर अगर ग्राउंड के ऊपर किसी को गालियां देना शुरू कर देगा तो ऐसा आचरण किसी को बर्दाश्त है? नहीं है। इसलिए दूसरी पिक्चर के ऊपर आइए, नीचे देखिए। दो टेनिस के खिलाड़ी हैं, जीत गए हार गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी है, विश दिया है। हारने वाले ने विश दी है, जीतने वाले ने उसको बधाइयां स्वीकार करी है। यह खेल भावना कहलाता है, खेल आचरण कहलाता है, स्पोर्ट्स एथिक्स कहलाता है। मतलब आपके व्यवहार को लाखों लोग देखते हैं तो लाखों लोगों के सामने आप एक एथिक प्रस्तुत करें। एथिक का मतलब है एक उत्तम आचरण, इसे एथिक कहा जाता है। उत्तम वस्त्र जो होते हैं ना, इस तरह से उत्तम आचरण। तो स्पोर्ट्स एथिक्स ही खेल भावना है। लोगों की नजरों में आपका व्यवहार सर्वगुण संपन्न हो, यह स्पोर्ट्स एथिक्स कहलाता है, और उसका प्रेजेंटेशन पॉजिटिव वे में जाए, स्पोर्ट्स एथिक्स कहलाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की यूनिट से उठाया हुआ प्रश्न है, मनोस्नायु विकृति का लक्षण क्या है? देखिए मनोस्नायु विकृति क्या होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। मनो साइको, स्नायु स्नायु न्यूरोलॉजिकल, साइको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। विकृति का मतलब था डिसऑर्डर। विकृति कोई बीमारी नहीं होती है, विकृति एक डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर क्या होता है? जो हम उस चीज से, डिसऑर्डर मैंने आपको कोई आदेश दिया, आपने उसका पालन नहीं किया, ये डिसऑर्डर हुआ। कोर्ट में हो, जज कह रहा है ऑर्डर ऑर्डर, आपने उसका पालन नहीं किया, ये डिसऑर्डर है। तो विकृति डिसऑर्डर कहलाती है। मतलब शरीर कोई आदेश दे रहा है लेकिन हमारा मन जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। अब मनोस्नायु, इस चीज को समझिए। मनोस्नायु का मतलब मैंने पहले भी पूर्व के लेक्चरों में आपको हजारों बार बताया। मनोस्नायु मतलब न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इसको कह सकते हैं। सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर होती है न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं। ये शरीर के समस्त मांसपेशियों के साथ गठजोड़ बनाती है, ध्यान दीजिएगा।
प्रत्येक न्यूरॉन प्रत्येक मांसपेशी के साथ एक गांठ बनाती है, जिसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, सॉरी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। अब ये दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं, दोनों मिलकर काम करती है, इसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझिएगा क्या होता है। देखिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मान लीजिए मुझे सर्दी लगी तो न्यूरॉन्स दो प्रकार की हुई, एक संवेदी, बाहर से वातावरण से संवेदना ग्रहण करने वाली, तुरंत प्रभाव से उसने इनपुट लेकर मस्तिष्क को यह सूचना दी कि बाहर सर्दी पड़ रही है। मस्तिष्क ने उसको एनालाइज किया और तुरंत प्रभाव से प्रेरक तंत्रिकाओं को यह आदेश दिया कि आप मांसपेशियों को यह आदेश दो कि वो सिकुड़ जाएं, ताकि वसा जो है संगठित हो जाए और सर्दी लगना कम हो जाए। तो यह न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहलाता है। न्यूरॉन्स मांसपेशियों को आदेश देता है, मांसपेशियां उसके संदर्भ में कार्य करती है। अब यह मनोस्नायु विकृति के ऊपर हम आते हैं। ये क्या होता है? देखिए, ये एक डिसऑर्डर हो जाता है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ना चाहते हुए भी हमें एक अनवांटेड भय सदैव लगता है। क्या होगा, व्हाट हैपन्स, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो क्या सोचेगा। भूल जाओ ये सारी चीजें, यही आपके फेलियर का कारण है। जो व्यक्ति ये सोचता है सदैव जिंदगी के अंदर कि व्हाट हैपन्स, वो क्या सोचेगा, मैं क्या सोचूंगा। मैं रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड की जॉब छोड़कर वापस स्पोर्ट्स काउंसिल के आया हूं। हजारों लोगों ने सोचा कि ये फर्स्ट ग्रेड की नौकरी छोड़कर क्यों जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि एज ए कोच लाइफ मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर जी सकता हूं, इसलिए मैंने 2 स्टेप ऊपर के पद छोड़ दिया। रिसेंटली मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक 2013 की भर्ती परीक्षा थी, जिसका रिजल्ट 2018 में आया था। एकमात्र पद था पूरे राजस्थान में और 52 जने हम एग्जाम देने वाले थे। मैंने उस पूरे एग्जाम के अंदर टॉप किया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर 5 नौकरियां जो हैं वो ऑक्यूपाई कर चुका हूं। मैंने 16 महीने तक उस फर्स्ट ग्रेड की नौकरी के ऊपर काम किया। 16 महीने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया बीच बीच में कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी। मैं इससे पहले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में एक सरकारी कोच के बतौर कार्य कर रहा था और मेरे पास राजकीय फुटबॉल अकादमी जोधपुर की एक टीम थी। मैं उस टीम के साथ 365 डेज संडे के दिन भी प्रैक्टिस सेशंस वर्कआउट करता था। तो मुझे वहाँ एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती थी। तो जिस जॉब में मैं गया वहाँ मेरी तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा थी, लेकिन मैंने 15-16 बार ये देखा 15-16 महीने बाद कि ये 12,000-13,000 मेरी जीवन में वैल्यू नहीं रखते। मेरी वैल्यू वहाँ है जहाँ मेरी काम की पूजा होती थी, जहाँ मैं खिलाड़ी तैयार कर पाता था। 9 खिलाड़ी मैंने मेरे 7 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में विभिन्न विभागों की फुटबॉल टीम में लगवा दिए। तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने अपने घर पे चर्चा करी कि लोग क्या कहेंगे। लोग, यही तो डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने एक झटके में फर्स्ट ग्रेड की नौकरी छोड़ दी और वापस आ गया। न मैंने चिंता करी कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सदैव आपको सकारात्मक करने के लिए सोच देता है। और देखिए, मैं उस जॉब को छोड़ने के बाद आज आप लोगों के बीच में कितने अच्छे लेक्चर्स ला रहा हूं। धन्यवाद दो, ताली बजाओ मेरे लिए, सल्यूट करो मुझे, ठीक है। तो ये एक अनवांटेड भय और एक चिंता होती है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, साइको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और जिसमें हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। दुश्चिंता कहते हैं इसे, एंजाइटी, बुरी चिंता। सोचनी नहीं है इस चिंता को, दुश्चिंता को। अब उस दुश्चिंता से हमारे मन में एक भय आ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे तो क्या होगा। इसी वजह से व्यक्ति सुसाइड करते हैं। इसलिए आपके जीवन में कभी भी इस प्रकार के शब्द दुश्चिंता और भय आना ही नहीं चाहिए। और मैं देसी भाषा में समझाऊं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोचना नहीं इसके बारे में। जिसने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोग ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। करने दो दुनिया को अपना काम, यू डू योर वर्क, ओके। बेस्ट ऑफ लक, क्रैक योर एग्जाम विद यू, आई एम विद यू, भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। भारत माता की जय। सुमिलित करो का प्रश्न है। बार बार मैं बताता आया हूं कि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा तार्किक दिमाग लगाएं आप लोग, ये प्रश्न बड़ा इजीली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न 4 व्यक्तियों के बारे में कह रहा है। एक व्यक्ति है क्यूबर्टीन, जिसका पूरा नाम था बैरन पियरे डी क्यूबर्टीन, आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता। दूसरे व्यक्ति हैं PM जोसेफ, भारत की सर्वोच्च शारीरिक शिक्षा की संस्था जिसका नाम था LNCP ग्वालियर, उसके प्रथम प्राचार्य है। तीसरे व्यक्ति हैं अजमेर सिंह, भारत के एकमात्र ऐसे शारीरिक शिक्षाविद जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में PhD की, जो एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया और जो ओलंपिक्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किए। 4 उपलब्धियां शारीरिक शिक्षा के अंदर, PhD, देखिए, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी और शारीरिक शिक्षा में PhD। इनकी एक किताब भी चलती है, शारीरिक शिक्षा एवं ओलंपिक अभियान, जो माइलस्टोन किताब है, जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में ही आती है। पहले ये किताब थोड़ी सी मोटी ज़्यादा थी, अभी इसको स्क्वीज कर दिया है, लेकिन मटेरियल बहुत शानदार इसके अंदर लेकर आए हैं। अजमेर सिंह। और चौथी है ताराचंद कमेटी। तो 3 तो व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा है, चौथी कमेटी के बारे में पूछ रहा है। कुछ डेट्स दी हुई है, ये डेट्स 3 व्यक्तियों के जन्म से रिलेटेड है और चौथी एक कमेटी की फाउंडेशन से रिलेटेड है।
तो देखिए क्यूबर्टीन आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता थे, जिनका जन्म 1 जनवरी 1863 को फ्रांस के अंदर हुआ था। और इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की सोच इन्हीं की देन है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहते हैं ऑप्शन 3 1863 के अंदर इनका जन्म हुआ था क्यूबर्टीन। पीएम जोसेफ की मैं बात करता हूं, अभी मैंने आपको बताया पीएम जोसेफ एलएनयूपी के प्रथम प्राचार्य थे और ये बेसिकली मद्रास से बिलोंग करते थे। पुथुनपुराई मैथ्यू जोसेफ इनका पूरा नाम था। सन 1904 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये भारत के एलएनआईपी, जो वर्तमान में एलएनआईपी है, उस वक्त 1957 में एलएनसीपीई लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वर्तमान में एलएनआईपी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीच में कुछ दिन एलएनयूपी भी रहा। इसकी कहानी पूरी बताऊंगा मैं आपको, कैसे कॉलेज से इंस्टीट्यूट बना, फिर यूनिवर्सिटी बना, फिर यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट बना। देखिए फंडिंग सोर्सेज के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ा। उसके प्रथम प्राचार्य रहे। इसके बाद आते हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के जब हम लोग इसके बाद आते हैं अजमेर सिंह। मैंने अभी आपको अजमेर सिंह के बारे में बताया कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक शिक्षा के अर्जुन अवार्डी, शारीरिक शिक्षा में पीएचडी, इसके बाद एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपियन रहे। ये अजमेर सिंह का जन्म जो है वह 1953 के अंदर हुआ था। अजमेर सिंह के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। अजमेर सिंह एलएनयूपी के अंदर इंटरव्यू देने गए तो इनका सिलेक्शन 2nd नंबर पर हुआ। एलएनयूपी बहुत प्राइम उस टाइम था, डॉक्टर पीएम जोसेफ ही उसके प्राचार्य थे उस वक्त तक ये एलएनसीपी हुआ करता था, ठीक है। तो जब ये इंटरव्यू देने गए तो इनका 2nd नंबर पर नाम आया, तो ये छोड़कर जा रहे थे फॉरेन के अंदर। पीएम जोसेफ ने इनकी काबिलियत को पहचाना और काबिलियत को पहचान कर ये कहा कि तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारा एलएनयूपी में नंबर आ जाएगा। उन मैडम ने किन्हीं कारणों से ज्वाइन नहीं किया और अजमेर सिंह को वहां पढ़ाने का मौका मिला। बाद में अजमेर सिंह पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी रहे और इनकी किताब मैंने आपको बताया, इनका जो जन्म है वो 1953। और चौथा आता है ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी भारत की पहली कमेटी है जो शारीरिक शिक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कमेटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले कोई कमेटी गठित की थी तो वह ताराचंद कमेटी थी, जिसमें ताराचंद की अध्यक्षता में 10 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। 11 सदस्यीय कमेटी थी। इनका यह कार्य था कि भारत में शारीरिक शिक्षा का बढ़ावा किस तरह से हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा या अन्य संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा कैसे हो, इसके ऊपर इन्होंने सुझाव दिए थे। बहुत अच्छे से मैं इसको आपको जब भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास आएगा तो पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर लेक्चर्स पसंद आए हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। आपका भाई भरत सिंह गुर्जर बहुत सारे लेक्चर्स लाऊंगा, भर दूंगा लेक्चर से, दिमाग को ऐसा फुलफिल कर दूंगा कि नेट क्या, दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, यूपी क्या, पंजाब क्या, फाड़ दोगे एग्जाम को, चुटकियों में क्लियर कर दोगे। बस एक एक शब्द नोट कर लेना इसका। अगर शब्द नोट नहीं किए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं भैया। भारतीय रेलवे के अंदर लिखा होता है सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। रेल के अंदर आप चढ़ गए और रेल के अंदर चढ़ के सामान को ऊपर रख के भूल गए और कोई चोर चोरी कर ले, इसमें टीटी की क्या गलती है? अब आप अगर खुद नहीं पढ़ोगे नहीं मीन्स मैं जो कह रहा हूँ 30 मिनट का लेक्चर है, एक एक शब्द को कॉपी पेन के अंदर नोट कर लो। चैलेंज देता हूँ, कौन फेल करेगा? अब आप नोट नहीं करोगे और दोस्त दोगे कि साहब भरत सिंह गुर्जर के लेक्चर मैंने देखे और साहब मैं पास नहीं हुआ। वैसे ऐसा होगा नहीं, अशुभ नहीं बोलना, कोई माइका लाल आपको फेल नहीं कर सकता, पास होगे। लेकिन भैया पास तब होगे जब एक एक चीज को नोट करोगे, तभी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रोटी सामने रखी है, मैं तोड़ के टुकड़ा मुंह में लूंगा तो ही रोटी अंदर जाएगी, सामने से रोटी उड़ के थोड़ी आएगी। अब जो लेक्चर है इसको केवल सुनोगे तो ये डिलीट हो जाएगा दिमाग में से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद नहीं तो 6 महीने बाद। इसको नोट कर लो, छप जाएगा दिमाग में जिंदगी भर के लिए। बोलो भारत माता की जय।